Hello everyone. Today we are discussing about the topic of globalization on the what is the impact of globalization on the what is the impact of discuss the impact of the globalization on Indian agriculture sector. अब देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. ग्लोबलाइजेशन इज़ अ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज एंड ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. मतलब जब भी फॉरेन ट्रेड, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट अगर किसी कंट्रीज़ में इंक्रीज़ होने लगता है तो उसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द इंटरनेशनल इंटीग्रेशन arising from the interchanging of the world's view, product, technology, knowledge and the other aspect of the culture. जब हम लोग मतलब इंडियंस अपने कोई भी एक्सचेंज फॉरेन कंट्री से स्टार्ट कर दिए, फॉरेन कंट्री से अगर स्टार्ट कर देते हैं तो उसको कहा जाता है कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन. उसको ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है. ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडिया की कंट्री में ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाला था, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला था. मतलब जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं. ग्लोबलाइजेशन हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकॉनमी. मतलब ग्लोबलाइजेशन जो 1991 में जिस सर्कमस्टांसेस में आया था, ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ठीक है, और लिबरलाइजेशन हो गया. एलपीजी जो रिफॉर्म, इसको कहते हैं एलपीजी रिफॉर्म. एलपीजी रिफॉर्म जो आया था 1991 में, वह का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल के गया था और नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाला था. तो अब ग्लोबलाइजेशन जो है वो पॉलिटी पे, इकॉनमी पे, सोसाइटी पे, सब चीज़ों पे, मतलब इन्वायरमेंट पे, इकॉनमी पे, सब सारे ही सेक्टर्स में, इंडिया के A to Z सारे सेक्टर्स में बहुत ही हाईली इम्पैक्ट किया था. अब इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, दोनों होता है. चाहे पॉजिटिव भी इम्पैक्ट करेगा और नेगेटिव भी इम्पैक्ट करेगा. तो देखिए सबसे पहले कि क्या हुआ था. अब देखिए ग्लोबलाइजेशन आया था. अब इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी भी तो आई थी साथ में. ग्लोबलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी भी लाया. अब टेक्नोलॉजी, अगर इंडियन एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी सीड डेवलपमेंट में, वाटर कंजर्वेशन में, इरिगेशन डेवलपमेंट में, मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें जैसे इसराइल में होता है. इसराइल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत, मतलब इसका वे जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अच्छा है. तो हम लोगों को इसराइल के रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सीखना चाहिए कि किसी तरीके से वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है. उसके बाद आता है कि न्यू एवेन्यूज़ लाइक द कमर्शलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द कंट्री. अब हम डिफरेंट टाइप के कमर्शलाइजेशन, प्रोडक्ट का कमर्शलाइजेशन भी करने लगे. जैसे टी सिर्फ अपने कंट्रीज में ही मतलब प्रोड्यूस करते थे और ड्रिंक करते थे, लेकिन अब हम इसको जो है ट्रांसपोर्ट भी करने लगे. मतलब इसका कमर्शलाइजेशन भी करने लगे, ट्रांसपोर्टेशन भी होने लगा. स्पाइसेस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, वीट का हो गया, राइस का हो गया. तो हम अपने कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स को, जो भी प्रोडक्ट्स थे उनको कमर्शलाइजेशन भी करने लगे, प्रोडक्ट को कमर्शलाइजेशन भी होने लगा. फिर आता है मैकेनाइजेशन में होता है कि न्यू टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस इन द एग्रीकल्चर. हम ह्यूमन लेबर को हम मशीन लेबर में कन्वर्ट कर दिए. ह्यूमन लेबर मशीन लेबर में कन्वर्ट हो गया. तो इससे क्या हुआ कि ये सब चीज़ें जो हम लर्न किए, ये सब लर्निंग हमारी कहाँ से हुई थी? ये सब लर्निंग हमारी फॉरेन से ही हुई थी, फॉरेन कंट्रीज से ही हुई थी, जो हमने ये सब चीज़ें लर्न की है. उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. हम डिफरेंट टाइप के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी लगाए, जिसको हमने अदर कंट्रीज़ के आइडिया से ऑप्ट किया था.
has been open and that we totally base of the agriculture product and also increase the labor capital और mass means देखिए अब कोई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हाईली लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव अगर हमें कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है तो हमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी आइडिया हमें ग्लोबलाइजेशन से ही मिला था कि इनकरेज द मेनी प्राइवेट सेक्टर्स कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए मतलब कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए और बहुत सारे प्राइवेट पार्टनर्स को अपने एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व करने के लिए भी ये हमें ग्लोबलाइजेशन से आइडिया मिला था। देखिए लेकिन हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, हर एस्पेक्ट हर एक थियरी का पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है। तो हमने पॉजिटिव तो देख लिया, अब नेगेटिव भी तो इम्पैक्ट डालेगा ना। अब क्या कि अगर ग्लोबलाइजेशन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, अब चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर हमें सस्ते में मिल रहा है तो हम इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों परचेज़ करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे ना, क्योंकि हर कोई सस्ता और अच्छे के पीछे भागता है। तो जैसे ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ तो हमें पता है कि हम जो है वो एक्सपोर्ट डेफिसिट अपनी कंट्री है। तो अब एक्सपोर्ट डेफिसिट है तो इसका मतलब ये है कि हम पूरा हमारे पास ज़्यादा इंपोर्ट होता है, तो जो कंपटीशन है ग्लोबल ब्रांड से हमारे सेक्टर्स का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। जैसे WTO प्रेशराइज करने लगा था कि जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर्स में 3 टाइप के सिक्योरिटी जैसे एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर ब्लू और ग्रीन बॉक्स, इस टाइप की जो सिक्योरिटी लगाए हुए हैं वो सब चीज़ों को मतलब उन सब चीज़ों को थोड़ा सा लूज़ करने की ज़रूरत है, लूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो बहुत ही तेज़ी से बहुत ही बुरी तरीके से हार्म कर जाएंगे, मतलब बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट करेंगे। प्राइस ऑफ द ग्लोबल मार्केट एबल टू इम्पोर्ट द लोकल, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़ है, शुगर इंडस्ट्री है। अब इसका इम्पोर्ट मतलब अब क्या अपनी कंट्रीज़ में इसका कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, बट लोग अगर अच्छी क्वालिटीज़ में और लो प्राइसेस में अगर कहीं मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं तो लोग उसकी तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ भी हाईली इम्पैक्ट कर रही थी जो कि एग्रीकल्चर बेस पे है। और GM क्रॉप इशू आया था। GM क्रॉप क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप थी वो भी इंट्रोड्यूस हुई थी। इसका तो ये भी है कि हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट डालता है लेकिन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इससे क्या हुआ थी, बट अपनी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा हाई लेवल पे प्रोड्यूस नहीं होता है, तो इसलिए इसका भी इम्पैक्ट अपनी कंट्री में पड़ा, इंडिया में पड़ा। ठीक है, उसके बाद आता है पोटेंशियल ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स ऑफ द मल्टीनेशनल, जो लोकल प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल थे जैसे मैंगो, टर्मरिक, जामुन, ये सब के अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं, बट इनका जो पोटेंशियल था वो बहुत ही डिक्रीज़ होने लगा। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हैज़ ओपन अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग कंट्री, एक नया प्लेटफॉर्म की तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक नया प्लेटफॉर्म की तरह आया फॉर स्टैंड ऑफ द मैनी अब नया प्लेटफॉर्म आया ताकि हम बाहर के जो भी ब्रांड्स हैं, बाहर के जो भी ग्लोबल मार्केट के साथ हम कंपटीशन कर सके, ग्लोबल मार्केट के साथ कंपटीशन कर सके। लेकिन लेकिन इसमें हमें बहुत ही सडनली मूव नहीं करना चाहिए था, बहुत ही स्लोली मूव करना चाहिए था विद सम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, जिससे कि हम ग्लोबल मार्केट में बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व हो सके। बट हम मतलब एज अ कंट्री इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रिपल पी GDP है। तो इसका ये मतलब है कि इंडिया इस फील्ड में बहुत ही अच्छा वर्क किया है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह बहुत ही जल्दी एक ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह इमर्ज हुआ है। तो वी शुड अप्रिशिएटिंग दैट
LPG रिफॉर्म। एंड अभी भी इस कोविड के बाद कुछ ऐसे रिफॉर्म्स, कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करने की अभी भी ज़रूरत है, जो कि कंट्री को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हेल्प करेगा। दूसरा क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है दैट कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक अ ह्यूमन। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए नाम में ही लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियली किसी को इंटेलिजेंट बनाना है। आर्टिफिशियली किसी को इंटेलिजेंट बनाना है तो अभी क्या करेंगे, कोई आर्टिफिशियली किसको बना सकते हैं, किसी मशीन को बना सकते हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो किसी मशीन में हम इंटेलिजेंट को डालना है हमारे, ताकि वो ह्यूमन जैसा वर्क करे, ह्यूमन लाइक वर्क करे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो एक कंप्यूटर साइंस का, इसकी डेफिनेशन देखिए, हमको आंसर जो है वो ना डेफिनेशन या फिर कुछ डेटा के साथ स्टार्ट करना है, तो मैंने डेफिनेशन के साथ स्टार्ट किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस कंसर्न विद मेकिंग कंप्यूटर बिहेव लाइक अ ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू मैकेनिक्स टू परफॉर्म द कॉग्निटिव टास्क जैसे थिंकिंग, लर्निंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और डिसीजन मेकिंग। इस तरीके के थॉट्स को इनकलकेट करना, इस तरीके के थॉट्स को मतलब किसी भी आर्टिफिशियली मशीन में डालना। अब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा से हम कोई भी वर्क बोलो कि हाँ एलेक्सा, हेलो एलेक्सा डू दिस वर्क, हेलो एलेक्सा डू दिस वर्क, तो बहुत ही तेज़ी से हम एलेक्सा को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। इसी तरीके से और भी रोबोट है, रोबोट को हम डिलीवरी की तरह यूज़ कर रहे हैं कि अभी बातचीत चल रही है, ठीक है। अब हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में जैसे कि जो भी रूल्स है उसको जो है वो थोड़े लाइट कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें हम ऑप्ट कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन डिफरेंट सेक्टर्स में है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंडस्ट्रीज़ में कैसे है, तो विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ऑटोमेटेड, कंट्रोलिंग एंड द मेंटेन्ड बाय द कंप्यूटर साइंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही तेज़ी से उनके प्रोडक्शंस को, मैनेजमेंट को और ऑटोमेशन को बहुत ही तेज़ी से हम बिहेव कर सकते हैं। मतलब बिहेव क्या मतलब कि मेंटेन कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है, मेंटेन कर सकते हैं। दे कैरी आउट द डेंजरस। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे रोबोट्स को हम बॉम्ब डिफ्यूजिंग में यूज़ कर सकते हैं। बॉम्ब डिफ्यूजिंग में यूज़ करेंगे तब इससे क्या होता है, अब मतलब बॉम्ब डिफ्यूजिंग में यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन डेथ जो है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। हम स्कैवेंजिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ह्यूमन मैनुअल स्क्वेंजर है तो उसमें ह्यूमन की बहुत ही तेज़ी से जो है मन इन्वॉल्व होता है और उसकी डेथ होती है। तो इस तरीके हम कार मैन्युफैक्चरिंग में, मशीन टूल्स में, मतलब ऐसी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन लेबर बहुत ही टफ होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, तो वैसी जगह पे इसको यूज़ किया जा सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। इट कैन इन्हेंस द कस्टमर एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। यह कस्टमर एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ कर सकता है। अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब कस्टमर्स हैं, अब उनको क्यू में खड़ा होना पड़ता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनको हेल्प कर सकता है। और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल सकते हैं, या फिर रिस्क मैनेजमेंट जो है हो रहा है। इट कैन बी यूज एज ए कॉल सेंटर वर्क। अब कॉल सेंटर में उनको ट्रेन कर दें तो वो एज ए कॉल सेंटर मतलब लोगों की सब प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर देंगे। लोगों को फ़ोन पे क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, वेटिंग पे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें की जा सकती हैं। और उसके पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंस को भी मतलब लिया जाता है, मतलब कि वहाँ पे वो आएँ और अपना एक्सपीरियंस दें, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर्स को और इन्हांस किया जा सकता है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फार्मिंग। इट कैन हेल्प द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड एंड ड्रोन सीडलिंग टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि जब इसे हम मतलब बाई ह्यूमन ये सीडलिंग जो करना वो बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही
बहुत ही लेबर इंटेंसिव टास्क है और बहुत ही टफ टास्क है। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये कर सकते हैं कि हमें शीट डिस्ट्रीब्यूशन और ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम स्प्रेडिंग, जैसे फार्म है, ठीक है, अब इसको स्प्रेडिंग करानी है तो शीट की स्प्रेडिंग बाई ह्यूमन करेंगे तो वो टफ हो जाएगी, लेकिन बाई रोबोट या ड्रोन से करेंगे तो वो इजी हो जाएगी। तो ह्यूमन को एज ए रिस्क में डालने से ज़्यादा अच्छा है ना कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ करो और उसको काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना दो। और फिर मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बहुत इंक्रीज़ कर सकता है। इट कैन वर्क एज अ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो डेंजरस इंडस्ट्रीज़ हैं जो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा हार्म करती है, जैसे कोल इंडस्ट्री हो गई, न्यूक्लियर इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, ये जो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं वो ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही हार्म करती है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो टेक्नोलॉजी का बेटर वर्जन है वर्ल्ड में, और टुडे वी कैन मोर शिफ्ट टूवर्ड द इंटेलिजेंस दैट कैन बी हेल्प ओनली अ लिमिटेड यूज़। बट ऐसा भी नहीं है कि हम टोटली, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जो है ह्यूमन कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा। बट दिस इज़ नॉट ट्रू टू रिप्लेस ह्यूमन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सम प्लेसेस और सम टास्क कैन only be performed by human, not machine. Or this is also true that overuse of any technology that hamper human health and countries also. ओके, तो इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं किसी आंसर्स को, मतलब इस तरीके से कंक्लूजन करना थोड़ा इजी हो जाता है। फिर कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपने जो लिखा उसी को आप क्या प्रूफ कर रहे हो, सही प्रूफ कर दो, या फिर मतलब एक पर्सपेक्टिव दे दो कि जिस तरीके से हमने कहा ये सही भी है कि नहीं सही है। तो इस तरीके से Hello everyone. Today we are discussing about a question which is erosion and depositional landform by the underground water जो होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है लेयर्स, उससे जो है लैंड फॉर्मेशन, जितना भी जो लैंड फॉर्म होता है, चाहे वो डिपॉजिट लैंड फॉर्म हो, मतलब कि इरोड हो करके किसी प्लेस पे आकर कोई डिपॉजिट होता है तो उसको डिपोजिशनल कहते हैं। और इरोजनल मतलब कि किसी फोर्सफुली, चाहे मैन मेड चाहे नेचुरल, कोई फोर्सफुली अगर इरोजन हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, तो उसको इरोजनल लैंडफॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो देखिए लैंडफॉर्म वैसे बहुत डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं। डिपोजिशनल इरोजनल जो है लैंडफॉर्म, चाहे ग्राउंड वाटर से भी होता है और ग्लेशियर से भी होता है, रिवर से भी होता है। ठीक है, ये सब हमें पढ़ने को मिलता है एक्चुअली। मतलब यूपी पीसीएस में मैंने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया है कि ये क्वेश्चन जो है बार बार चेंज करके आया करते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर से, अब मान लीजिए अगली बार तो आपके ग्लेशियर से आ गया, ठीक है, विंड से आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, और मैं मतलब और भी क्वेश्चंस लिखूंगी तो मैं डिस्कस करूंगी इसके बारे में। ठीक है, देखिए ग्राउंड वाटर इरोजन होता क्या है। जब रेन वाटर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉल्स, जब रेन वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती है तो फिर वो क्या करती है,
रेसिपिएट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। जब रेन वाटर ग्राउंड पे फॉल करती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करेगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ और ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है। जब कार्बोनिक एसिड बनाता है तो कुछ ना कुछ चीज़ों का डिपोजिशनल होता है, मतलब उसमें स्लाइटली वाटर जो होते हैं वो सिंक हो जाते हैं ग्राउंड वाटर में एंड मोर थ्रू द स्मॉल। अब देखिए अब क्या है, ये लेयर बाई लेयर है। अब इसमें जो लेयर होती है हमारे अर्थ के नीचे जो भी लेयर होंगी उसमें स्मॉल स्पोर्ट्स होंगे। अब वाटर क्या है धीरे धीरे यहाँ पे एब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है, फ्रैक्चर्स और रॉक के थ्रू। तो फिर एक जगह जा करके वो डिपॉजिट होने लगता है, तभी यहाँ पे उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ये ग्राउंड वाटर जो होता है वो हम मतलब मेनली मेजर करते हैं वाटर टेबल से, कि मतलब आपने सरफेस लेयर से कितना नीचे ये है वाटर है, उसी को वाटर टेबल कहते हैं। तो हम इसको अगर हमें पानी को निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा ट्यूबवेल यूज़ करता है लोग। पहले के टाइम पे लोग वेल यूज़ करते थे पानी को इस तरीके से, ना वो पुली बनी रहती थी, लोग पानी को ऐसे खींचा, मतलब वो पॉट रहता था, पॉट में करके निकाला करते थे। तो वो प्रोसेस मतलब यही प्रोसेस है एक तरीके से कि लोग करते थे, ठीक है। अब आते हैं कि हम ये जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन किस टाइप का होता है। एक तो होता है केव टाइप फॉर्मेशन, केव फॉर्मेशन। अब क्या है, ग्राउंड वाटर विद स्लोली मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर, अगर किसी बाई नेचुरल या मैन मेड किसी फोर्सफुली अगर वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर जो ट्रेवल कर रहा है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से बने रहते हैं क्रैक्स, ठीक है। अब वाटर जो है क्रैक्स के थ्रू मूव कर रहा है, तो अगर मूव करेगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस छोड़ेगा। मतलब मान लीजिए ये वाटर है, अभी किसी क्रैक्स के थ्रू मूव कर रहा है तो यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत स्पेस बनाता जाएगा। अब यह जब वाटर ईयर बाय ईयर यह जो है फ्लो करता है, तो तब क्या होता है कि वो सॉलिड रॉक्स को भी अपने साथ मूव कराने लगता है। जब सॉलिड रॉक को भी अपने साथ, जैसे सॉलिड रॉक है अब इसको अपने साथ मूव कराएगा तो यहाँ पे तो कुछ स्पेस बनता जाएगा ना, तो इस तरीके का फॉर्मेशन होने लगता है। फिर ये क्या होता है, एक तरीके से केव का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से भी होता है, इरोजनल फॉर्मेशन कह सकते हैं इसको हम, इरोड होकर के केव बन रहा है। केव कैसे बनेगा, केव है, मान लीजिए यहाँ पे रॉक है, ठीक है, अब ये करता गया तभी केव बनी है ना। तो किस तरीके का है, तो ये इरोजनल है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है सिंक होल। अब सिंक होल कैसे होता है, इफ रूफ ऑफ द केव कोलैप्स, अगर जैसे अभी ये केव बना है, अगर ये जो है कोलैप्स कर गया तो अब क्या इस तरीके का माउंट बन गया ना, पानी तो है लेकिन ये गिर गया, तो यहाँ पे इस तरीके का माउंट बन गया दो तरीके से। तो आप इसको क्या कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। सिंक होल के could be formed. Some sinkhole are the larger enough to shallow up a home or several home in the neighborhood. अब ये इतने ताकतवर होते हैं, मतलब कभी कभी छोटे भी होते हैं, कभी कभी छोटे से होंगे, इस तरीके से होंगे, कभी कभी इतने बड़े होंगे कि आसपास की मतलब लैंड्स को भी वो अपने साथ सबमर्ज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है अब ग्राउंड वाटर। देखिए अब वो था इरोजनल, क्या है, ग्राउंड वाटर जो है डिपॉजिट होगा तभी भी कुछ ना कुछ लैंड फॉर्मेशन होगा। तो ग्राउंड वाटर कैरीज डिजॉल्व मिनरल्स इन द सोल्यूशन। जब ग्राउंड वाटर मतलब अगर सिंक हो रहा है तो कुछ ना कुछ मिनरल्स लेगा, तो मिनरल्स में भी डिपॉजिशन, मतलब अब वो जो मिनरल्स हैं, जैसे मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनिक एसिड बनता है। अब कैल्शियम कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट भी तो बनेगा ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो ये तो लाइम स्टोन ही इसको तो कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं। तो इसमें लाइम स्टोन है तो कुछ थोड़ा बहुत ये देखिए, तो क्या होता है, लाइम स्टोन होगा तो लाइम स्टोन डिपॉजिट होगा ना, डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, एक तरीके से लैंड फॉर्म करेगा। मतलब साल बाई साल अगर ईयर बाई ईयर जो है वो डिपॉजिट होते गया तो ऑब्वियसली वो एक तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा ना, लैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉरी वेट अ मिनट। फिर है स्टेलेमाइट क्या होता है, स्टेगलेमाइट क्या होता है कि अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ड्रिप फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ द केव। अगर केव से कोई कैल्शियम कार्बोनेट ड्रिप करेगा तो फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल, इसलिए क्या होता है, इसलिए देखिए अब ये केव है, अब ये इस तरीके से अगर केव बनता है, ठीक है, वो इसलिए कहते हैं उसको, इसलिए लाइक फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स दैट फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड। इसका क्या मतलब, अगर ये बनते गया तो क्या होगा, एक तरीके से ये क्या होगा, ग्राउंड तक आ गया, तो इसका ये मतलब है कि
अगर ग्राउंड तक आ गया तो इसका ये मतलब है ना कोई सरफेस बना रहा है। और स्टेलेसाइट क्या होता है? स्टेलेसाइट हैंग फ्रॉम अ सीलिंग एंड स्टेगलाइट राइज फ्रॉम द फ्लोर। सॉरी कंसेप्ट गलत हो गया। एक्चुअली क्या होता है, केव जो होता है, केव, हाँ, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ना उसको कहते हैं स्टेगलेमाइट, और यहाँ से जो होता है उसको कहते हैं स्टेलेसाइट। अब ये दोनों जो फॉर्म होंगे तभी भी एक इस तरीके से डिपोजिशनल, इस तरीके से भी लैंड फॉर्म होता है। और अगर फ्लोर से अगर राइज करते रहे तो भी एक तरीके से बनता है, तो भी एक तरीके से डिपोजिशनल बनता है, डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, दो तरीके का होता है। अब ग्राउंड वाटर में क्या होता है? ग्राउंड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं और वो कैरी करते हैं बहुत सारे आयंस, और वो डिपॉजिट हो जाते हैं। जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं तो हमें कभी कभी हमने सुना है कि हमें आर्सेनिक, बेरिलियम, कैल्शियम, इस तरीके का बहुत सारी, आयरन, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें डिसॉल्व रहती है ग्राउंड वाटर में। तो ये सब कहाँ से मिलती है? कोई मिनरल है, अब वाटर जो है मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ मिनरल्स जो होते हैं उसको अपने साथ लेके ग्राउंड वाटर इरोड रॉक एंड beneath द ग्राउंड सरफेस स्पेशली। अब क्या है कि ग्राउंड वाटर जब नीचे जाएगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट को भी अपने साथ इकट्ठा करता है। तो अब इसमें कंक्लूजन भी इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं ना, 3 पार्ट ऐसे होते हैं। आपने पहले तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब पूछा मुझे क्या, ग्राउंड वाटर डिपोजिशनल। अब मैं इस क्वेश्चन को 3 तरीके से स्टार्ट कर सकती थी। या तो मैं ग्राउंड वाटर का कोई डेटा कुछ रख सकती थी, ठीक है, या तो मैं उसको, अब इरोजनल और डिपोजिशनल पूछा था तो मैं इरोजनल और डिपोजिशनल का डेफिनेशन लिख सकती थी। इस तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब बॉडी में क्या पूछा है कि इरोजनल फॉर्मेशन एंड डिपोजिशनल फॉर्मेशन, तो मैं इस दोनों को एक तरीके से डिस्कस कर सकती थी। तो मैंने ये चीज़ किया। और मैंने क्या किया था, ग्राउंड वाटर के बारे में लिखा था, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं कि कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हम वी आर गोइंग टू scarcity of the water mainly due to high level of pollution and tube well use. So we should come together and fight for safe water, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मतलब आप कंक्लूजन में कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे लिख सकते हैं कि इस तरीके के फॉर्मेशन होते हैं। अगर अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ किया तो हम मतलब इस लेवल पे हो जाएंगे कि जैसे बाय 2024 में वाटर फॉर ऑल, अब क्या है, वाटर फॉर ऑल हमने एक तरीके से प्लेस लिया हुआ है बाय 2024। अब हमें इसको 2024 तक हमें वाटर सबके पास पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें तो कुछ तो फॉर्मेशन करना चाहिए। अब आते हैं, अब एक क्वेश्चन था क्लाउड बस्ट। व्हाट इज क्लाउड बस्ट? सिर्फ यही था, मतलब व्हाट इज द रीजन क्या है, क्लाउड बस्ट होते हैं तो उसके रीजन क्या है, तो ये क्वेश्चन था। तो अब मैंने इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। मतलब आपके आंसर्स मेरे आंसर से डिफर कर सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। क्लाउड बस्ट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल। अब बस्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत इंटेंस हो रही है। तो अब क्या है, रेनफॉल बहुत इंटेंसली जब होगी, बहुत इंटेंस रेनफॉल होगा तब क्लाउड बस्ट होगा। इवेंट ओवर अ स्मॉल एरिया। और ये क्लाउड बस्ट हर जगह नहीं होता है। हम हमेशा मतलब सुनते हैं जैसे शिमला, हिमाचल प्रदेश, मतलब वही शिमला हिमाचल प्रदेश, या फिर हम अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन जगहों पे हम हमेशा सुनते हैं क्लाउड बस्ट हुआ, ठीक है। तो इट इज़ अ वेदर फिनोमिना। मतलब वेदर फिनोमिना का क्या मतलब है कि बहुत ही शॉर्ट फिनोमिना, या फिर कह सकते हैं एट द टाइम फिनोमिना, जस्ट उसी समय ये होता है विद द अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन एक्सीडिंग अब 100 mm। मतलब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल हो गई। 100 mm मतलब कि मोस्टली तो 10 mm बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। जोग्राफिकली रीजन अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर ही होता है, ज़्यादा एरिया तक नहीं होता है ये।
तो अब हम ओवरऑल कह सकते हैं क्लाउड बर्स्ट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल होती है स्मॉल एरिया पे, और ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही लॉन्ग टर्म से बनता आ रहा है, इस तरीके से नहीं होता है। और ये रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं करती है, ठीक ठीक रेनफॉल कर देती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इट इज़ जनरली ऑकर व्हेन मॉनसून क्लाउड ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड। अब क्या है, जैसे ये है, ठीक है, क्लाउड जो है नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करता है, तभी ये होता है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, इस तरीके से है। अब ये यहाँ पे क्लाउड बस्ट करेगा एंड द प्लेन अक्रॉस द प्लेन एरिया टू द हिमालयन एरिया समटाइम ब्रिंग द 15 mm रेनफॉल। मतलब कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल कर देता है, कभी कभी होता है कि नॉर्मली रेनफॉल करता है। उसके बाद क्लाउड बस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द, अब क्या है कि देखिए, अब क्लाउड बस्ट और रेनफॉल दोनों तो रेनफॉल ही हुई, प्रेसिपिटेशन ही हुआ, लेकिन दोनों डिफरेंट कैसे हैं। क्लाउड बस्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, रेनफॉल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। हमारे पास सीजन क्या होते हैं कि हम कहते हैं 2 से 3 महीने तक रेनफॉल होती है, ठीक है, तो ये हमारे पास है। लेकिन हम क्लाउड बस्ट क्या कहेंगे कि 2 से 3 घंटे तक क्लाउड बस्ट हुआ था, बहुत तेज़ी से रेनफॉल हुई थी। तो वाटरफॉल फ्रॉम द क्लाउड, वाइट द क्लाउड बस्ट इज सडन हैवी रेन स्टॉर्म होता है, बहुत ही तेज़ी से रेन स्टॉर्म होता है, सडन होता है। ये रेनफॉल को क्या चाहिए होता है, रेनफॉल को क्या चाहिए होता है, रेनफॉल को कोई क्लाउड फॉर्मेशन होगा तभी ये होगा। रेनफॉल जो होती है वो 100 mm की होती है पर आवर होती है, और क्लाउड बस्ट जो होती है वो 175 की हो सकती है, 100 की हो सकती है, मतलब ये डिपेंड करता है। अब क्या है इम्पैक्ट ऑफ, अब क्या है कि क्लाउड बस्ट हो क्यों रहा है। आजकल मैंने सुना हुआ है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड बस्ट होने लगा है, तो हो क्यों रहा है, उसका रीज़न क्या है। क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। चेंज क्लाइमेट चेंज कैन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंस ऑफ द क्लाउड बस्ट मेन ग्लोबल, मतलब ये है अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो होता है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हमने कहा 2.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, 2.5 डिग्री तक। अब पहले तो हमने प्लेस लिया था कि 1.5 रखेंगे, बट अब प्लेस लिया है कि 2 डिग्री रखेंगे, बट ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता ही जा रहा है। तो ये जैसे जैसे पॉल्यूशन प्लस मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, कोल का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा, इस तरीके से जितना इंक्रीज होगा उतनी ही तेज़ी से ये हमारा जो क्लाइमेट चेंज पैटर्न है वो भी चेंज होता रहेगा। क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से होता रहेगा। अब देखिए कि आजकल अभी है विंटर्स का सीज़न चल रहा है, मतलब हमने ये चीज़ देखा होगा जब हम छोटे थे, काफ़ी छोटे, मतलब जब हम, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मैं 5th 6th क्लास में थी या फिर 9th 10th में भी, तब बहुत ही ज़्यादा फॉग होता था, ठीक है, हमारी वेकेशंस हो जाती थी, हमें विंटर्स वेकेशन मिलते थे, बट इस बार ऐसा ठंड कुछ देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका क्या रीज़न है, क्लाइमेट चेंज ही तो रीज़न है, ठीक है। अब क्या है, मोर क्लाउड बस्ट हैज़ सीन इन द हिमालयस रीजन। अब हमें हिमालय रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हिमालयन रीजन पे जो होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस का टेंडेंसी बहुत ही तेज़ी से होता है, एंड डिकेडल टेम्परेचर राइजेज, ठीक है, एंड हाइयर देन द एनोट वर्ल्ड। देख लो, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अनोट किया है कि इज़ अबाउट 40% चांस ऑफ द एवरेज 40% of the chance of the annual average global temperature temporarily reaching 1 to 55 डिग्री। मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल रीजन था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो लेवल थी, उससे अभी जो इंडस्ट्रियल लेवल है उससे जो है 1 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर जो है हमारा बढ़ जाएगा। जो हम इतनी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हैं ना, 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरीके से, तो हमें उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सॉरी, अब कंक्लूजन देखिए क्या लिख सकते हैं। क्लाउड बस्ट इज अ क्रिटिकल क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम फेसिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड दिस कंट्रीज शुड कम टुगेदर। अब क्या सारी कंट्रीज को आना चाहिए, जैसे हमने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन किया था। अभी जो है ग्लासगो में जो है अभी G20 की जो मीटिंग हुई उसमें भी प्लेज लिया गया, डिफरेंट टाइप के प्लेज लिया गया। इंडिया ने जो है ज़ीरो एमिशन जो है 2070 तक ले लिया है। तो इस तरीके के प्लेज लेने चाहिए और सबको ही साथ में मिलकर काम करना चाहिए कि हमें टेम्परेचर को 1 से 5 डिग्री, मतलब 1 से क्या 1.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। the only significant way to tackle the problem of the climate change and the climate change tackle with the cloud burst, ठीक है। यही एक सोल्यूशन ही है जो कि सबको एक साथ आकर के प्लेस लेना चाहिए।
अब आते हैं, देखिए यूपी पीसीएस में क्या होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, मतलब हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन जो है यूपी के होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द, मतलब जब किसी को जो फॉरेस्ट जो होता है किसी हर एरिया का कोई मतलब इकोनॉमिक लाइवलीहुड का एक वे होता है, डिटरमाइन करते हैं हम उसको। अब जैसे जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो सिर्फ फॉरेस्ट ही तो उनका लाइवलीहुड है, फॉरेस्ट ही तो उनके लाइवलीहुड के लिए काम कर रहा है। बाकी वो किस पे डिपेंड रहेंगे, फॉरेस्ट या फिर एनिमल, ठीक है। अब ये कहते हैं, लिखिए हम इसको किस तरीके से भी यूज़ कर सकते थे। पहले हम इसमें जो है फॉरेस्ट कितना परसेंट, जैसे 6% फॉरेस्ट है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है 4th लार्जेस्ट स्टेट है। उत्तर प्रदेश का 4.2 मतलब परसेंट जो है वो एरिया का है। 16th जो है वो 16 जो है पॉपुलेशन, सॉरी फर्स्ट जो है वो पॉपुलेशन का है। 16th जो है वो जोग्राफिकल एरियाज़ का है। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते थे। मतलब हम बहुत तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन का कोई मतलब कोई स्टार्टिंग लास्ट कोई अंत नहीं है, आप किसी भी तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। तो फोर्थ लार्जेस्ट बाय द लैंड एरिया एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट लोकेटेड इन, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे लोकेटेड है, पार्ट ऑफ द कंट्री एंड स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया एंड प्लेन ऑफ द स्टेट विद अ क्वाइटली डिस्टिंक्ट। अब इसको हम, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है 7.33% जो है जोग्राफिकल एरिया कवर करता है नॉर्थ सेंट्रल एशिया, और 77 डिग्री 30। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इतना लैटिट्यूड इतना लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू ISFR 2019 6.15% जो है वो फॉरेस्ट है। एरिया ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब 6.15% जो है वो फॉरेस्ट है जो टोटल जोग्राफिकल एरिया का है। एंड विद, और इसमें जो है सोनभद्र एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, सोनभद्र एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट है। अब आप कभी सोनभद्र विजिट करना, अगर आपको कभी विजिट करने को रहा तो आप वहाँ पे विजिट करना। बहुत ही मतलब बहुत ही खूबसूरत, मतलब आपको दिखेगा कि वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब मेरे फादर तो वहाँ पोस्टेड थे तो मैंने देखा है, काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया भी है वहाँ पे, ट्राइबल पीपल भी है वहाँ पे। मतलब हाँ, ये कह सकते हैं वहाँ पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश मेनली सिचुएटेड बिटवीन द गंगा। अब क्या है, देखिए उत्तर प्रदेश बहुत ही फर्टाइल लैंड भी है, उत्तर प्रदेश में बहुत फर्टाइल लैंड भी है। तो वो किस रीज़न से है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी अच्छी रिवर्स, मतलब उत्तर प्रदेश में जितनी रिवर्स हैं वहाँ पे सिर्फ हम कह सकते हैं कि इंडस है, बाकी तो इतनी ज़्यादा रिवर्स नहीं दिखती है। वही डिटरमाइनिंग, मतलब वही जो है फॉरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूशन है। मैंने एलुवियल सॉइल जो होती है वहाँ पे कंट्रीब्यूटेड है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको और भी पॉइंट्स लिख सकते थे कि फॉरेस्ट जो है वो लाइवलीहुड के लिए काम करता है, फॉरेस्ट जो है वह टिम्बर्स प्रोवाइड करता है, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए हेल्प करता है, बट हमें आंसर्स को लिमिट रखना है। अब ये कह सकते हैं कि एज पर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, जितनी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग में जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत ही मतलब बहुत ही कम है। वहाँ के एसटीज़ के लिए, मतलब ट्राइबल्स एरिया की लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट मैनेज प्रोडक्ट को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उनकी लाइवलीहुड को भी प्रमोट करना चाहिए। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इस बार जो है 2.3 करोड़ प्लांटेशन हुआ था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। हम मतलब हमारे योगी जी, मतलब हमारे CM जो है वो मतलब रिकॉर्ड बनाए हैं। तो अभी 30 करोड़ जो है वो नेक्स्ट 2025 तक करेंगे, वो 2023 तक, सॉरी। तो इतना प्लांटेशन करना है। तो हम मतलब ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रही है इन सब मतलब इसके प्रमोशन के लिए। तो उत्तर प्रदेश एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग में ये बहुत ही ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले। देखिए आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप अभी मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया है मैंने। टेलीग्राम पे मैं PDF जब 20 के 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी तो मैं टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूँगी। जिसको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकता है, और अगर कोई क्वेश्चन लिखना चाहता है तो वो मुझे लिख करके उस टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर सकता है। क्वेश्चन लिख करके मैं दूँगी, टेलीग्राम पे लिख करके मुझे पोस्ट करेगा, मैं चेक करूँगी, क्योंकि मैं खुद कॉपीज चेक कर, मतलब जैसे मैं विज़न वगैरह में तो मुझे बुलाया गया था पर मैं गई नहीं।
मतलब मैं अपने वहाँ पे अनऑफिशियली कॉपीज थोड़ी बहुत चेक किया है मैंने। तो मतलब इस तरीके से है कि अगर सोशियोलॉजी का भी किसी को कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझसे बात कर सकता है। मेरे सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, बट मेरा प्रोफेशन नहीं है ये मुझे पढ़ाना। बस मैं ऐसे ही मतलब जस्ट रिवीजन हो जाए मेरा। मैंने बहुत ही एफर्ट नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें कि मैंने बहुत एफर्ट डाल लिया, नहीं। बस मैं रिवीजन की बेसिस पे इस तरीके से, ताकि मेरा थोड़ा रिवीजन हो जाए और मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ, ताकि आपको आप लोगों को हेल्प भी मिल जाए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि कैसे है और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। इम्प्रूवमेंट भी बता दिया करिए, जैसे मेरी वॉइस कम है या फिर मेरी कुछ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है या फिर मुझे कुछ से एक्सप्लेन नहीं कर रही हो या कोई टॉपिक है जिसमें एक्सप्लेन करना है, आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मोटिवेशन होगा। सॉरी मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, इस वजह से मैं बना नहीं पा रही थी। बट मैं अब थोड़ा कंटिन्यूएशन रहेगा, 2 या 3 क्वेश्चन डेली अपलोड किया करूँगी। और अगर आप लोग में से कोई भी 10 लोग भी अगर कमेंट कर देंगे कि हाँ आप एक क्वेश्चन जो अपलोड कर दिया करिए टेलीग्राम पे और वो आंसर्स अपलोड करने को रेडी है, तो मैं उनके आंसर्स भी चेक कर दूँगी और मैं उनको गाइड भी कर दूँगी। मैं करती हूँ, मतलब मैंने किया है, ये आंसर्स वगैरह चेक किया है DIS में, तो मैं किया करती थी। तो इसलिए थैंक यू सो। हेलो एवरीवन। Now, hello everyone. There is a question: Introduction and expansion of the railway in colonial India. एक्चुअली कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि आप हिंदी में भी एक्सप्लेन करिए इसको, तो इसलिए मैं मोस्टली लिखा तो सब कुछ इंग्लिश में है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि ज़्यादा प्रेफरेबल क्या रहेगा, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना या फिर हिंदी में एक्सप्लेन करना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि ये जो कॉलोनियल इंडिया थी, कॉलोनियल रूल था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उन्होंने जो रेलवे का एक्सपेंशन किया था, रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था, एक्सपेंड किया था, तो उसका क्या रीज़न था, मतलब क्यों किया था, या फिर मतलब हमारी इंडिया में उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है, बट मतलब मैं आपको मैं डिस्कस करूँगी कि 1831 से 32 के, मतलब 1831 से 32 के का टाइम था जब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, या मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह सोचा कि हमें अब अपने रेलवे, या फिर हम रेलवे क्या है, रेलवे इज अ मीडियम ऑफ, रेलवे को क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का अगर किसी मीडियम को ट्रांसपोर्टेशन को ईजी करना हो तो या फिर वाटर वेज यूज़ करेंगे तो रेलवेज यूज़ करेंगे। तो वाटर वेज का तो इंट्रोडक्शन था नहीं, तो हमने को क्या करना था, रेलवेज को करना था। तो रेलवे का उस समय कंस्ट्रक्शन मतलब इंडिया में क्या किया गया, फॉरवर्ड किया गया कि हाँ करा जा सकता है। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी ना, वो पहले ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने में 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई। और जब उस ट्रेन का एक तरीके से वो क्या होता नहीं कि फॉर ट्रायल बेसिस पे, तो उसका ट्रायल देखा गया, सिग्निफिकेंट रोल टुवर्ड द, और इस ट्रायल को एक मॉडर्नाइजेशन, कंट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए एक अच्छा रोल देखा गया। हाउएवर इट इज़ अ लॉन्च विद लिमिटेड ऑब्जेक्टिव। पहले तो एक बहुत ही लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के लिए सर्व किया गया था कि ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, जैसे कोई रॉ मटेरियल है, अब रॉ मटेरियल है तो उस रॉ मटेरियल को ये लोग क्या करते थे कि ब्रिटिश में, क्या फॉरेन में, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करते थे, फिर वहाँ से फाइनल गुड्स बनाते थे, फाइनल प्रोडक्ट बनाते थे। तो फाइनल प्रोडक्ट्स को एट 2 और 3 टाइम्स कॉस्ट पे इंडियंस को बेचते थे। तो इससे क्या हो गया कि अब इंडियंस को कॉर्नर टू कॉर्नर मान लिया कि ये है सी। अब वेट, अब क्या है कि यहाँ पे ये रहा, ये है गुजरात, ठीक है। अब सॉरी, हाँ वेट, ये है गुजरात। अब यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट कर दिया, अब यहाँ से हमें यहाँ कोलकाता पहुँचाना है, हमारी कोलकाता से यहाँ से आ गया, हमें बिहार में पहुँचाना है, हमें यूपी में पहुँचाना है, हमें अरुणाचल प्रदेश में पहुँचाना है, या फिर हमें कश्मीर में पहुँचाना है, या फिर यहाँ पहुँचाना है, इधर भी कहीं पे भी पहुँचाना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो अब क्या किया इन लोगों ने, रेलवे का इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि उनका जो फाइनल गुड्स है वो इंडिया के एक एक कॉर्नर टू कॉर्नर पे पहुँचे। तो उन्होंने इसी मतलब दिस इज वन ऑफ देयर प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस दैट रेलवे, ओके।
Britishers had interested to induce the railway because they wanted to distribute the capacity of the production and the squeeze all the resources. जितने भी resources थे, अब कोई भी है, रॉ मटेरियल माने जूट है। अब जूट जो है वो वेस्ट बंगाल के किसी कॉर्नर में, मतलब यहाँ डेल्टास की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अब उसको अगर अगर गुजरात पे पहुँचाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो अब क्या करेंगे, रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मतलब इसको कोई पोर्ट में पहुंचाना है तो अगर रेलवे इंट्रोड्यूस कर दिया तो ईजिली वो पहुंच जाएगा। तो यही एक रीज़न था, ताकि वो लोग ना जितना जितना हो सकता है, ब्रिटिशर जो है इंडिया को जितना जितना हो जाता था वो उसकी रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते थे। पहला ये पॉइंट हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स वांट टू एक्सपेंड द मार्केट। उनका जो फिनिश्ड गुड था, मतलब रॉ मटेरियल तो यूज़ करते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो फिनिश्ड गुड था ना, उसको वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर एक चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचाना चाहते थे। तो वो इसलिए उन्होंने क्या किया, दूसरे पॉइंट पर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फिर है द फैक्टर वॉज टू लोकल, मतलब वो उनको क्या था कि लोकल इंडस्ट्रीज को, जैसे हैंडलूम है, दे आर ऑलरेडी सफर फ्रॉम द हाई टैक्स एंड ट्रैफिक। और कुछ फैक्टर्स थे कि जो हैंडलूम है, अब क्या है, ये फिनिश गुड तो वहाँ पे बना नहीं रहे हैं, तो ये जो मतलब इंडस्ट्रीज थी, अब यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट करने पे उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता था, या फिर ये बहुत कॉस्टली होते थे। ये जो रॉ मटेरियल वहाँ पे फॉरेन भेजते थे, मतलब फ्रांस वो भेजते थे, वहाँ पे कुछ बनाया, फिर उसको जो ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में ले आए और उसी को फाइनल प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो उस पर वो मतलब हैंडलूम्स पे ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे। जो टैक्सेस लगाने लगे तो प्रोडक्ट जो है बहुत महंगे होने लगे, तो लोगों की इंडियन प्रोडक्ट खरीदना भी बंद कर दिया। और फिर आगे है कि रेलवे हेल्प। अब देखो, अभी कोई भी चीज़ नया अगर कंट्री में इंट्रोड्यूस होता है, चाहे रेलवे है, चाहे वाटरवेज है, ठीक है, वाटरवेज है, चाहे अभी हाइड्रोजन 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 व्हीकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने कंट्री को, इंडिया को एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ा रहा है ना। अब हमें, अगर हमें मॉडर्न होना है तो हमें भी तो मतलब मॉडर्न चीज़ें को अपनाना पड़ेगा ना, तो अपनाना पड़ेगा। तो क्या क्या रेलवे ने हमें रैपिड मॉडर्नाइजेशन की तरफ पुश करा। अब क्या है कि अब रेलवे है, ठीक है, अब कोई एजुकेटेड एजुकेटेड आर्मी है, अगर हमें कोई एजुकेटेड आर्मी चाहिए थी, तो क्या करते थे ये लोग कि पहले ट्रेनिंग देते थे। अब ट्रेनिंग दे करके कोई भी आर्मी को एक मतलब कंट्री के यहाँ पे ट्रेनिंग दिया, अब यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो फिर कैसे से हो जाएंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। अगर यहाँ के ट्रेनर्स को इधर करना है कि यहाँ पे भी ट्रेनिंग दे, या फिर कश्मीर में ट्रेनिंग दे यहाँ पे, तो ये सब काम क्या करती थी, रेलवे करती थी। तो उनको ये था कि हम जितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन, रैपिड मॉडर्नाइजेशन रेलवे ने मतलब हेल्प किया रैपिड मॉडर्नाइजेशन के लिए भी। और फिर एक इट वाज द इन्वेस्टमेंट आउटलेट ऑफ द ब्रिटिश सरप्लस कैपिटल। अब ये रेलवे जो है, रेलवे इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती थी, मतलब चाहे रॉ मटेरियल को लेके जाना है, या फिर फिनिश गुड्स को पहुंचाना है, या फिर ट्रूप्स को पहुंचाना है, या फिर प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है, कुछ भी था, ठीक है, वो रेलवे काम करती थी। तो उनके उनकी उनको हर चीज़ में बेनिफिट ही होता था, तो उनके कैपिटल को इंक्रीज करने लगी रेलवे। तो एक तरीके से ये भी काम किया, मतलब इसलिए भी ब्रिटिशर्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि और भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें। और ये था, इट ऑल्सो हेल्प द पीपल क्रॉस डिफरेंट रीजन। अब ये क्या किया ना कि कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीज़न बना रेलवे वन ऑफ द रीज़न बना सत्याग्रह का ठीक है। कहीं ना कहीं रीज़न 1918 में, 19 में, 15 में, ये सब कहीं ना कहीं रीज़न बना कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मतलब मूव कर लेते थे। अब किसी को अपनी कोई बात कहनी है, तो अगर वो पहले तो क्या था कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा टफ थे, लोग जा नहीं पाते थे। अब कोई गुजरात में है, अब उसको क्या है कि वो जाए कोलकाता में। अब कोलकाता में अगर कोई स्ट्राइक चल रही है, अब उसको, अब लोग ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं पा रहे, लेकिन जब रेलवे स्टार्ट कर दिया गया ना, तो लोगों का मूवमेंट जो है वो बहुत ही तेज़ी से होने लगा। जब लोगों का मूवमेंट तेज़ी से होने लगा जब लोगों का मूवमेंट तेज़ी से होने लगा, फिर तो लोग जहाँ पे भी सत्याग्रह हो रहा है तो उसको वो पार्टिसिपेट करते थे। तो इसी तरह लार्ज पॉपुलेशन एक पास आई, फिर लोगों ने स्ट्रगल किया, और रेलवे कहीं ना कहीं एक तरीके से फ्रीडम स्ट्रगल में भी हेल्प किया है। ठीक है, इट मोबिलिटी, लोगों का मोबिलिटी होने लगा, तो वो कंट्रीब्यूट किया फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, अब
दिस इज द ट्रू दैट कि एनी डेवलपमेंट बाय द ब्रिटिशर ऑन द इंडियन लैंड, चाहे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो, या फिर रेलवे का इंट्रोडक्शन हो, और कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हो, ये सारी जो चीज़ें थी, कोई भी डेवलपमेंट था जो ब्रिटिशर्स ने इंडियन लैंड पे किया था, कोई भी वो अपना मतलब वो क्यों ये सब सारे डेवलपमेंट करते थे, उनका खुद का मोटिव था कि वो इंडियन पे अच्छे से रूल कर सके। अब वर्नाकुलर को ज़्यादा ये लोग प्रेफर इसलिए नहीं करते थे ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो अब इंडियन जो है वो इंडियन अडॉप्ट कर लेंगे इंग्लिश को। दे विल स्पीक इंग्लिश, दे विल लर्न इंग्लिश, दे विल वॉक इन इंग्लिश, दे विल वियर इंग्लिश, एवरीथिंग इज इंग्लिश। इसलिए वो मतलब क्या करते थे कि इंग्लिश इंग्लिश को प्रमोट करते थे, तो वो तो अपने अपने फायदे के लिए करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडियन और फॉरेनर्स दोनों को, मतलब फॉरेनर्स को क्या है वही ब्रिटिशर्स को, दोनों को कहीं ना कहीं वो चीज़ें हेल्प की। और यह चीज़ सही है कि ईस्ट देखो, अब ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी तो किसका किसका ब्रेन चाइल्ड था, ब्रिटिशर्स का ही ब्रेन चाइल्ड था ना। लेकिन ये यही एक ऑर्गेनाइजेशन थी ना जिसने कि स्ट्रगल मूवमेंट में कितना कितना ज़्यादा एफर्ट किया है। तो यही चीज़ें कोई भी डेवलपमेंट थी ब्रिटिशर अपने फ़ायदे के लिए किए थे, कवर कहीं ना कहीं वह उनके लिए बैकफायर कर दी, और वो इंडियन के फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की है। ठीक है। अब अब ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस वाले पीडीएफ में। मैं मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, एक क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अब हमें यह डिस्कस करना है कि सुभाष चंद्र बोस का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या रोल रहा है, मतलब इन्होंने क्या क्या अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में। हमें इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस में देखिए मोस्टली 125 वर्ड्स के आते हैं, 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स लिखने होते हैं। एक्चुअली मैंने 2-3 बार जो है मेंस लिखा हुआ है, एक बार इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं मतलब मेरे मोस्टली कहाँ भी मार्क्स कम रह जाते हैं, उसमें मैं थोड़ा वर्क कर रही हूँ इस सब चीज़ों पे। मे भी इस बार में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, बट मुझे थोड़ा सा था कि मैं और लोगों को भी इस सब चीज़ों के लिए बताऊँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, मुझे कहीं नहीं मिला कि लोग किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हैं या फिर क्या लिख रहे हैं। मुझे इस टॉपिक पे या फिर इस तरीके की क्लासेस नहीं मिली, इसलिए मैं यह मेनली बनाना मतलब इसलिए ये मैंने बनाया है ताकि आप लोग को भी हेल्प मिले। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बट आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी हेल्प मिलेगी, आपको भी हेल्प मिलेगी। मैं बस मेरा हमेशा से मतलब दिस इज़ वन ऑफ द माई पैशन कि मैं पढ़ाऊँ। मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया करती हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने दोस्तों को भी पढ़ाया करती हूँ। मतलब चाहे वो मैथ्स हो गई, साइंस हो गई, कुछ भी हो गया, मुझे पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है। अभी सुभाष चंद्र बोस है, वो बहुत ही एमिनेंट पर्सन थे, फ्रीडम स्ट्रगल थे, फ्रीडम फाइटर थे इंडिया मतलब इंडिया के। और हम उन्हें हम हर टाइम मतलब हमेशा याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस मतलब एक प्रोमिनेंट लीडर थे। और वो कुट्टक में बने हुए थे बंगाल में, और वो एक मतलब रिच फैमिली मतलब कह सकते हैं कि अच्छी फैमिली से थे। और उन्होंने आईसीएस क्लियर किया था 1921 में, फिर उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी, फिर आईएनसी ज्वाइन कर लिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि मतलब इनके बारे में हमें पढ़ने को मिलती हैं। ही सेलेक्टेड इन द फिजिकल मतलब उन्होंने अपना मतलब छोड़ दिया। फिर बॉस ने जो है वो आईएनसी ज्वाइन किया 1921 में। ही हैज़ स्टार्टेड न्यूज़पेपर स्वराज में वो अपनी जो भी थॉट्स होती थी, मतलब अपनी जो रेडिकल थॉट या फिर रियलिस्टिक थॉट्स जो भी है अपनी सारी लिखा करते थे, लोगों को बहुत ही प्रमोट करते थे, लोगों को बहुत ही मोटिवेट करते थे कि लोग आए बाहर और फ्रीडम स्ट्रगल में उनका साथ दें। ठीक है। बोस बोस ने यहाँ ज्वाइन किया था फिर कि मतलब वह he was the president of All India Youth Congress and also the secretary of the Bengal State Congress। वह यूथ कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, क्योंकि वो खुद यूथ थे। अब यूथ को यूथ ही तो अट्रैक्ट कर सकता है, मोस्टली यूथ को अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन कोई करनी है तो यूथ ही तो कर सकता है। तो इसलिए मतलब और 1924 में ही हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ द कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मतलब आप देख रहे हैं कि ये कितना प्रोमिनेंट लीडर, मतलब कितने प्रोमिनेंट पर्सन थे कि ये हर जगह कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। और इनकी और गांधी जी की थॉट जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स थी। इतनी डाइवर्स थी कि यह जो है 1939 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे ये आईएनसी के। बट इनके और गांधी जी के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पिट्टा भी
पिट्टाभी सीतारमैया हो मतलब वो प्रेसिडेंट बने, बट ये हो गए। तो गांधी जी ने ये कह दिया कि अगर इनकी हार है तो ये मेरी हार है, इस वजह से इनको यह सीट छोड़नी पड़ी और उन्होंने मतलब रिज़ाइन दे दिया। 1839 में रिज़ाइन दे करके वो अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिए। फिर उन्होंने एक फॉर्मेशन ऑफ आईएनए का फॉर्मेशन किया जापान में, जापानीज हेल्प की तरफ से। उसमें हिटलर है वो मतलब हिटलर के बहुत अच्छे दोस्त थे। सुभाष बोस जी तो हिटलर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मतलब और भी यहाँ पे जो आईएनए बना था, यहाँ पे आईएनए बहुत ही मतलब और भी कंट्री से सपोर्ट से बना था। फिर आईएनए जो है वह आईएनए की हेल्प से ही उन्होंने अंडमान और निकोबार को पूरा कंट्रोल में किया। अदरवाइज आज हमारा अंडमान और निकोबार भी हमारा पार्ट नहीं होता। ठीक है, फिर आता है लेकिन सुभाष चंद्र बोस के डेथ के बाद आईएनए जो है वो बहुत ही नॉर्मल पड़ गया। फिर सुभाष चंद्र बोस एक एमिनेंट लीडर थे, उन्होंने उनकी थॉटफुल पर्सन थे, बेटर आइडिया देते थे, इनोवेशन फंक्शन उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में किया है। और अभी हम उनकी मतलब उनको मेमोरेबल करने मतलब उनकी याद में हम 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस जो है वो एक ईपीएफओ का एग्ज़ाम था अभी, ईपीएफओ उसमें भी इसको पूछ लिया था कि मतलब पराक्रम दिवस जो है वो क्यों मनाया जाता है, या फिर ऐसे कुछ पूछा था। तो मैं मतलब आप लोग को हर एक चीज़ों पे बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार रिवाइज करके ही याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल मतलब बाकी सब चीज़ें कल डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊँ। अभी तो मैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बना रही हूँ, मेंस की राइटिंग के लिए बना रही हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए भी बनाऊंगी कि प्रीलिम्स को किस तरीके से निकाला जाता है, क्योंकि मैंने इस बार प्रीलिम्स दिया तो मेरे 126 मार्क्स आ रहे थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। तो मैं इसे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एक अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो अभी मैं फरवरी में मेरा मेंस हो जाएगा, उसके बाद से मैं यह स्टार्ट करना चाहूँगी कि मैं प्रीलिम्स में भी प्रीलिम्स में भी कुछ वीडियोस बनाऊँ कि कैसे आप किस टाइप के करंट अफेयर्स पढ़ के या फिर किताब पढ़ के कैसे आप। मेरे 126 मार्क्स थे फर्स्ट टाइम, मेरे जो है 116 मार्क्स थे, तभी भी मेरा क्लियर हो गया था। एक बार मेरे 121 मार्क्स थे, इस बार मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कि लोग कैसे क्या करते हैं, बट मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे शेयर करके इससे हेल्प ले जितना ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं एक्चुअली आज पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करना चाहूँगी। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब हम सब में हमेशा होना चाहिए। हम सब ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक फ्रॉक की कहानी सुनी होगी कि बहुत सारे फ्रॉक्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक पोल पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग नीचे जो रहते हैं वो लोग ये कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। तो जितने भी फ्रॉक होते हैं वो आधे पोल चढ़ते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन एट लास्ट एक फ्रॉक जो होता है वो चढ़ते जाता है और लास्ट में वो पोल के एंड तक पहुंच जाता है। तो फिर बाद में ऐसे मतलब उससे पूछा जाता है कि आप कैसे चढ़ पाए, या फिर कैसे मतलब आप ये जो है इम्पॉसिबल का काम जो है कैसे कर पाए। तो लास्ट में पता चलता है कि वो जो फ्रॉग है वो तो बहरा है, वो किसी की बात सुन ही नहीं सकता है। तो इसका ये मतलब है कि आपके आसपास में किस तरीके की वाइब्स आ रही हैं, आपके आसपास में किस तरीके की एटीट्यूड है, आपके आसपास में किस तरीके के लोग रहते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहूँगी कि मैंने अपनी खुद की लाइफ में हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहने की कोशिश की है और पॉजिटिव लोगों की तरफ हमेशा अट्रैक्ट रही हूँ। क्या मैं खुद पॉजिटिव वाइब्स मतलब पॉजिटिव हर किसी की लाइफ में हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को बोलेंगे तू नहीं कर पाएगा, तो वो पर्सन जो है नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके मन में खुद में डाउट आ जाएगा यार मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप किसी को बोलेंगे वो नहीं करना भी चाहेगा, तो आप किसी को बोलेंगे नहीं तो चल, तू खड़ा हो, तू चल सकता है, तू कर सकता है, तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच सकता है। तो ये चीज़ें आपकी ये चीज़ें उसको पॉजिटिव लगेंगी और वो एक बहुत ही ऊंची मंजिल को हासिल कर सकता है। तो आप हमेशा किसी की भी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरह काम करें
और अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखें, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कॉन्फिडेंस लाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिस मंजिल तक आप मतलब कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, पॉजिटिव सोच रखें और पॉजिटिव ही बोलें और पॉजिटिव ही करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ माई न्यू इनिशिएटिव एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सपोर्ट all of you. Please share, subscribe and like. Thank you. Hello students.